नमस्ते बच्चों। आज हम अंतरा पुस्तक से चौथा पद्य पाठ, जिसके कवि हैं पद्माकर, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ देती हूँ। रीति काल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। मतलब उनके कुल में पिता के अलावा और भी जो भी परिजन थे वे भी कवि थे। परिवार का वातावरण ही कवित्वमय था, मतलब कविताओं का ही वातावरण था, काव्य रचना का ही वातावरण था, इसलिए उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान और दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में जागीर भी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। मतलब उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण मिलता है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। मतलब उनके बाद में जो आने वाले कवि हैं उन पर भी पड़ा है। उन्होंने जैसा आलंकारिक चित्रण अपनी रचनाओं में किया है उसका। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं। मतलब उनकी काव्य रचनाओं में अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है और उस अनुप्रास अलंकार के द्वारा ध्वनि चित्र और नाद सौंदर्य में जो वृद्धि हुई है वह देखते ही बनती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। दूसरे कवित्व में गोपियां जहां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है, अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भंवरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते देखता है। ठीक है, अब हम पद्यांश पढ़ते हैं। उनके जो कवित्व हैं, कवित्व ही रचे हैं उन्होंने। पहला पद्य में पढ़ देती हूँ। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झोरन पे बौरन के भी गए, कहे पद्माकर सु औरे भांति गली यानी छलिया छबिले छल और छवि छुए गए। औरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतु राज के न आज दिन ध्वे गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन वे गए। इस पद्यांश में औरे औरे जो शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, उससे इस पद्यांश का सौंदर्य और आकर्षण बहुत ही बढ़ गया है, बहुत ही अनोखा है। शब्दार्थ देख लेते हैं हम पहले। औरे मने अन्य ही प्रकार का। औरे का यहाँ ये आशय है कि एक तो हम बात कोई सामान्य रूप से जो भी बात होती है उससे हट करके कुछ विशेष अन्य ही प्रकार का। कुंजन मने जहाँ लताएं और वृक्ष होते हैं उनका समूह जहाँ होता है उन्हें कुंज बोलते हैं। भीर भौर, भीर मने भीड़ और भौर मने भौरे। डौर मने डालियाँ, झोरन मने झुक गई, बौरन मने बौर आ गए हैं, फूल आ गए हैं। गलियान मने गलियों में। छलिया छबीले छल, सुंदर नवयुवक छलिए बनकर के घूम रहे हैं। इस पंक्ति में भी देखिए अनुप्रास अलंकार का कितना गजब प्रयोग हुआ है। छलिया छबीले छल और छवि छुए गए। बार बार छह की पुनरावृत्ति से नाद सौंदर्य जो प्रकट हुआ है, नाद सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति हुई है वह प्रशंसनीय है। औरे भांति विहग समाज, विहग समाज माने पक्षी समाज,
ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए मैंने 2 दिन भी नहीं हुए। और रस रीति राग रंग, रस रीति और राग रंग, ओरे तन ओरे मन ओरे बन वे गए, बन मने वन। तो यहाँ इस पद्यांश में ये जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं वो रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है और इसमें कवि ने प्रकृति सौंदर्य का अनूठा चित्रण किया है। बसंत जो है वो ऋतुओं का राजा है, तो ऋतुराज बसंत के आगमन पर प्रकृति, पक्षी समाज और मनुष्य समाज में जो भी सौंदर्य संबंधी परिवर्तन होते हैं उनका कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो कवि पद्माकर कह रहे हैं, ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भो। बसंत के आगमन का चित्रण करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं कि ओरे भांति कुंजन में, कुंजनों में, कुंजों में जहाँ लताएं वृक्ष हैं वहाँ गुंजरत भीर भौर, कुछ और ही तरह से भंवरों की भीड़ लगी हुई है और भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। ओरे भांति कुंजन में, जो कुंज है जहाँ लता और वृक्षों के समूह हैं, उन कुंजों में किसी और ही तरह से, मतलब और ही प्रकार से, अन्य ही प्रकार से, बहुत ही विशेष रूप से भंवरों की भीड़ लगी हुई है या भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ओरे डोर जोरन पे बोरन के वे गए, और तरह तरह के फूल वन में कुंजों में खिल गए हैं। तरह तरह की जो लताएं हैं, तरह तरह के जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनमें तरह तरह के फूल खिल गए हैं। पेड़ों की डालियां उन फूलों से झुक गई हैं और पे बोरे न के वे गए, बौर आ गए हैं, मतलब पौधों में, वृक्षों पर फूलों के साथ साथ फल भी आ गए हैं। तो इस प्रकार और ही तरह से कुंजों में फल फूलों की बाहर आई हुई है और एक तरह से बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। कहे पद्मा करसु और भांति गलियन, और किसी और ही रूप में जो गलियां हैं उन गलियों में छलिया छबीले छल और छवि छे गए। छलिया छबीले छल मतलब जो सुंदर नवयुवक हैं वे अपनी चमक दमक वाली वेशभूषा में या छैल छबीले बन करके गलियों में घूम रहे हैं। मतलब जो भी कुछ सामान्य रूप से प्रतिदिन होता है या हमेशा होता है, लेकिन वसंत ऋतु में तो कुछ और ही प्रकार से वो सब हो रहा है। भौरे और समय में भी गुंजार करते हैं, फल फूल खिलते हैं, नवयुवक भी डोलते हैं। लेकिन जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, बसंत ऋतु का जो मादक प्रभाव है उसमें भौरों की गुंजार कुछ अलग ही हो गई है। लताएं और वृक्षों पे फूल और फल जो है बहुत ही सुंदरता से खिले हुए हैं, और जो नवयुवक हैं, सुंदर सुंदर नवयुवक सुंदर वेशभूषाओं में गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि बसंत ऋतु की मादकता का असर उन नवयुवकों पर भी पड़ा है। तो उनकी चमक दमक और आकर्षण भी बढ़ गया है, वे गलियों में मस्ती से घूमते रहते हैं। और भांति विहग समाज में आवाज ही होती, और विहग समाज में जो पक्षियों का समूह है, पक्षियों के समूह में भी और ही तरह से कलरव और चहचहाहट की आवाज़ें सुनाई देती है। पक्षी हमेशा बोला करते हैं, लेकिन इस बसंत ऋतु के आगमन के समय कुछ और ही प्रकार से उनमें आवाज़ें होती रहती है। सारे दिन वे भी चहचहाते हैं, कलरव करते रहते हैं। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन ध्वे गए, ऐसे ऋतुराज बसंत जिनको आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, अभी तो शुरुआत है, फिर भी सबका ये हाल है। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन वे गए। तो जब बसंत ऋतु अपने चरम पर होगी, जब चरम सीमा पर बसंत ऋतु होगी, अपने चरम पर या अपने चरम यौवन पर जब बसंत ऋतु होगी, तब ये शोभा, तब ये सुंदरता, तब ये आकर्षण कितना बढ़ जाएगा, इसका अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं। बसंत के आते ही ओरे रस ओरे रीति ओरे राग और रंग, राग रंग रस और रीति सभी में वृद्धि हो जाती है, सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। ओरे तन ओरे मन ओरे बन वे गए, हमारा तन और मन सब पर प्रभाव पड़ता है, वन पर प्रभाव पड़ता है, लताओं में, कुंजों में, वृक्षों पर फल फूल लद जाते हैं। हमारे तन और मन में भी बहुत ही आनंद और बहुत ही ताजगी का हमें अनुभव होता है, और सबके हृदय में प्रेम की भावनाएं हिलोरे लेने लगती है। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, और सबके राग रंग रस आनंद और रीति में परिवर्तन और वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार बसंत के आगमन पर सभी समाजों पर, प्रकृति पर, पक्षियों पर, मनुष्यों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनका बहुत ही सुंदर और आनंददायक चित्रण पद्माकर ने इस कवित्व में किया है। तो बसंत ऋतुराज का मनमोहक चित्रण इसमें हुआ है। बसंत के आगमन पर सभी समाजों में जो परिवर्तन आते हैं उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त किया गया है, और औरे शब्द की बार बार आवृत्ति होने से जो नाद सौंदर्य में वृद्धि हुई है अनुप्रास अलंकार के वजह से, और इस औरे शब्द की पुनरावृत्ति से नाद सौंदर्य और चित्रात्मकता जो उपस्थित हो गई है वह दर्शनीय है। भीर भौर और छलिया छबीले छल और छवि छे गए, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरे पद्यांश में श्रृंगार रस टपक रहा है, ब्रज भाषा का बहुत ही साहित्यिक और मधुर प्रयोग है, और कवित्व छंद का प्रयोग है। तो यहाँ जो औरे शब्द है उसकी वजह से इस छंद का सौंदर्य, इसका जो भाषा सौंदर्य वो अत्यंत
आकर्षक और प्रभावशाली हो गया है। इसका आशय यहाँ पर यह है कुछ और ही हटकर विशेष रूप से। ठीक है, आगे चलें हम। अगला पद में पढ़ती हूँ। गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव के, जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं, कहे पद्मा कर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण औगन गुने घने नहीं, तोलो चलित चतुर सहेली याही को कहूँ, निके के निचोरे ताही करत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य अद्भुत है, दृष्ट भी हो रहा है और उसकी वजह से जो हम प्रभाव देखते हैं अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर है। अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कुशलता से पद्माकर कवि ने किया है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव ने के, शब्दार्थ देख लेते हैं हम। गलियों में, गोकुल के कुल मतलब गोकुल के परिवार, गली मने गलियाँ, गोप और गाँव के मने गाँवों के, जो लगी कछु को कछु, कुछ का कुछ, भाखत भने नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। कहे पद्माकर पड़ोस पिछवाड़न के, पड़ोस में और पिछवाड़ों में, पड़ोस के पिछवाड़ों में, द्वारन के मने द्वारों पे, दौरी मने दौड़ दौड़ के, गुण अवगुण, गुण और अवगुण या उचित अनुचित घने नहीं का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तोलो चलित चतुर सहेली याही को कहूँ, नीके के निचोरे, निचोरे मने निचोड़ना, ताही करत मने नहीं, मना कर देती है। हो तो श्याम रंग, श्याम रंग का मतलब यहाँ काला रंग और श्याम मतलब श्री कृष्ण के प्रेम रंग, दोनों से है यहाँ अर्थ। तो यहाँ श्याम रंग में जो है श्लेष अलंकार है, एक है काला रंग और दूसरा है श्री कृष्ण का रंग। चोराई चित्त चोरा चोरी, चोरी चोरी से। बोरत तो बोरो मने, बोरत मने डूब गया, डूबना, निचोरत बने नहीं, निचोड़ना। तो हम भावार्थ करते हैं। यह भी कवि पद्माकर द्वारा रचित पद्यांश है, कवित्व है। इस कवित्व में कवि ने गोकुल गांव में होली का क्या दृश्य रहता है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बसंत ऋतु आई है, बसंत के बाद होली का आगमन होता है। तो होली का जब आगमन होता है, होली जब खेली जाती है गोकुल में, तो कैसी वहाँ की स्थितियाँ होती है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव ने के, गोकुल के और अन्य गाँव के जो गोप हैं, गोकुल के परिवारों के और गलियों में गाँव के जो गोप हैं या गोपियाँ हैं, जो लगी कछु को कछु भाखत बने नहीं, वे होली खेलने में मस्त हो रहे हैं। गोकुल के और गांव के गोप और गोपियां, गोकुल के सभी परिवारों के गोप और गोपियां उन गलियों में होली खेलते हुए मस्ती कर रहे हैं, बहुत मस्त होकर के होली खेल रहे हैं। जो लगी कछु को कछु, जो जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, कह रहा है और होली खेल रहा है, भाखत बने नहीं। उनका जो दृश्य है, उनका जो अवस्था है, उनकी जो हालत है होली खेलते हुए की, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। भाखत बने नहीं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके जो मुंह में आता है वही कहता है, हंसी मजाक करते रहते हैं और होली खेल रहे हैं। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण घने नहीं। सब जो गोप और गोपियाँ हैं पड़ोस में जाते हैं, पड़ोसियों के पिछवाड़ों में जाते हैं, मतलब पिछवाड़े मतलब जो पीछे के घर के जो पिछले वाले रास्ते होते हैं, और द्वार एक से दूसरे दरवाजे तक दौड़ दौड़ करके वो होली खेल रहे हैं। और उचित अनुचित का उन्हें कोई भान नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, बस उनके मस्ती में वो दौड़ रहे हैं और होली खेलने की धुन उन पर सवार है। किसी की कोई बात सुनने के लिए और मानने के लिए वो तैयार नहीं है, कोई उचित अनुचित का भान नहीं है। गुण अवगुण घने नहीं, मतलब उचित अनुचित और किसी लिहाज का उन्हें कोई भान नहीं है। तोलो चलित चतुर सहेली याही को कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। इसे खेलते खेलते में किसी चतुर सहेली ने अपनी सखी को कहा है, किसी और सखी को कहा है चलते चलते कि नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, कि अपने इन वस्त्रों को निचोड़ लो जो होली के रंग में जो पानी में बहुत भीग गए हैं, उन अपने वस्त्रों को निचोड़ लो। तो ताही करत मने नहीं, तो वो जो सखी है वह निचोड़ना नहीं चाहती कपड़ों को, और वो मना कर देती है, वह उसकी बात नहीं मानती है कि वे कपड़े नहीं निचोड़ेगी। हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। और वो ये कहती है कि श्याम रंग में मैं डूब गई हूँ, हो तो श्याम रंग में, मैं तो श्याम रंग में डूब गई हूँ, मैं कृष्ण प्रेम के रंग में डूब गई हूँ। चुराई चित्त चोरा चोरी, कृष्ण ने मेरा चित्त चोरी चोरी चुपके से चुरा लिया है। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, तो मेरा मन जो कृष्ण प्रेम में, कृष्ण के रंग में डूब गया है, वो तो डूब गया है, लेकिन अब मेरे मन से, मेरे हृदय से उस रंग को मैं निचोड़ा
निचोड़ना नहीं चाहती, मतलब अब मैं निचोड़ नहीं सकती या मुझसे निचोड़ा नहीं जाएगा। वो कृष्ण के प्रेम से वंचित नहीं होना चाहती है, इसलिए वो कह रही कि कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के रंग में जो मेरा हृदय डूब गया है, उन्होंने जो मेरा चित्त चुरा लिया है, मैं अब उसी में डूबी रहना चाहती हूँ। बोरत तो बोरियो पे निचोड़ तब बने नहीं, मैं अब उसी में डूब के रहना चाहती हूँ और निचोड़ने का मेरा मन नहीं होता है, मतलब उस प्रेम रंग से निकलने का उनका मन नहीं होता है। तो इस प्रकार पद्माकर कवि ने इसमें होली के हुड़दंग का, होली की मस्ती का और गोपी का जो प्रेम के रंग में डूब गई है उसके अवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। चित्रात्मक शैली, मतलब इसको पढ़ के हमारे सामने चित्र उपस्थित हो जाते हैं कि कैसे गोप और गोपी भाग भाग करके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भाग भाग करके पड़ोस में और होली खेल रहे हैं। तो गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव न के, द्वारा न के दोरी गुण औगन गने नहीं, चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरा तत्व बोरियो में अनुप्रास अलंकार का बहुत ही शानदार चित्रण है, बहुत ही शानदार प्रयोग है। और इस अनुप्रास अलंकार की वजह से ही दृश्य बिंब और चित्रात्मकता उभर के आ रही है। नाद सौंदर्य में वृद्धि हुई है। बसंत ऋतु की मादकता का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। श्याम रंग में श्लेष अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रभाव और सौंदर्य देखते ही बनता है और कवित्व छंद की गतियति भी दृष्टव्य है, लक्षणों के अनुसार है। अब कवित्व में जो 16 और 15 पर यति होती है, पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 15 है, इस तरह से 31 वर्ण प्रत्येक चरण में। ठीक है, आगे चलें। अब ये तीसरा कविता पढ़ती हूँ मैं। भौरा न को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मल्लार न को गाँव नो लगत है, कहे पद माकर गुमान होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावन लगत है, मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावन लगत है, नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूलिबो सुहावन लगत है। बहुत ही सुंदर, सरस और मधुर साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण, उनके तीनों कविताओं में माधुर्य गुण समाविष्ट है, मतलब श्रृंगार रस तो है ही और श्रृंगार रस के अनुकूल माधुर्य गुण का भी समावेश हुआ है। तो भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, भौरन मतलब वही भौरे, शब्दार्थ कर देती हूँ मैं पहले। भौरन मने भौरों का, गुंजन मने गुंजार, बिहार मने घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं वो भी, भौरे भी। और कुंजन में, कुंजन मतलब वही लता और वृक्षों का समूह जहाँ होता है। मंजुल मने सुंदर, मल्लारन मने मल्हार राग, गाँव नो लगत है, गाती है महिलाएं। कहे पद्मा कर गुमान हूँ ते मान हूँ, तो गुमान हूँ मने गुमान मने घमंड और मान मने मान, गर्व और मान। प्राण हूँ ते प्यारो, प्राणों से भी प्यारा, मन भावनो लगत है। मोरन को शोर, मोरों का शोर, घन घोर घनी आवाज में, चहु और चारों ओर। हिंडोरन को मतलब झूले, वृंद छवि छावनो लगत है, झूलों की छवि या शोभा चारों तरफ छाई रहती है। नेह सर सावन में मेह बरस सावन में, मेह के बरसने में, नेह मतलब प्रेम सरसता है, प्रेम भी उत्पन्न होता है। सावन में झूलिबो सुहावनो लगता है, झूलिबो मने झूलना, सुहावना मने भला लगता है, अच्छा लगता है। तो पद्माकर वर्षा ऋतु का चित्रण करते हुए कह रहे हैं इसमें कि भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, भौरे वन और कुंजों में भौरे भी भ्रमण करते हुए गुंजार कर रहे हैं। सब नायक नायिका, गोप गोपियाँ वो तो सब विहार कर ही रहे हैं वन में, लेकिन भौरे भी वहाँ गुंजार कर रहे हैं। मंजुल मल्लारन को गाँव नो लगत, और जब भौरे गुंजार करने लगते हैं तो जो सुंदर नारियाँ या नायिका या जो गोपियाँ हैं वे भी सब मल्हार राग गाने लगती है। मतलब गुंजार के साथ साथ लता कुंजों में और झुरमुट में भौरों की गुंजार के साथ साथ वे नारियाँ भी सावन में जो गीत गाए जाते हैं मल्हार के गीत, वो बड़ी ही मधुरता से गाने लगती है, जो कि सभी के मन को भाता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। कहे पद्माकर गुमान होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। वर्षा ऋतु में सभी के प्रियतम अपने घर लौट आते हैं, परदेश में गए हुए होते हैं, तो वे सब जो गोपियाँ हैं या नायिका है या सखियाँ हैं, वे सभी गुमान होते मान होते, अपना गर्व और अपना मान छोड़ करके प्राण होते प्यारो मन भावन लगत, उनको अपने प्राणों से भी प्यारा पति मन भावन लगता है। उस वक्त वो सब मान करना और गुमान करना छोड़ देती है और अपने प्रियतम के साथ भ्रमण करती है, विहार करती है और बहुत ही प्रसन्न होती है और मल्हार राग गाती है। मोरन को शोर घन घोर चहु और ऐसी ऋतु, वर्षा ऋतु में मोर भी बहुत प्रसन्न होते हैं,
वर्षा ऋतु के आगमन से पहले ही वह प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। तो जब वर्षा ऋतु होती है तब उनकी क्या स्थिति होती होगी? तो मोरन को शोर, मोरों का शोर, घनघोर चहुँ ओर, चारों ओर बहुत ही घनघोर आवाज़ में वो शोर मचा रहे हैं और वो शोर चारों ओर सुनाई दे रहा है। हिंडोरन को वृंद छवि छावन लगत है। और ऐसी सुंदर ऋतु में, ऐसी मन भावन ऋतु में, हिंडोरन मने झूले, झूलों के झूलों मतलब झूले के झूले चारों ओर बाग बगीचों में लग गए हैं। तो उनकी भी छवि, उनकी भी शोभा बड़ी ही सुंदर चारों तरफ छाई है। मतलब चारों तरफ झूले झूले दिखाई देते हैं और उन झूलों में सभी अपने पति और प्रेमियों के साथ झूलती रहती हैं। नेह सर सावन में मेह बरस सावन है में। ऐसे में जब मेह बरसता है, वर्षा होती है, उसी समय उनके हृदय में प्रेम भी सरसता है। मतलब प्रेम भी उत्पन्न होता है, प्रेम भी पल्लवित होता है और प्रेम से सबके हृदय भर जाते हैं। सावन में झूली वो सुहावनो लगत हो। तो ऐसे सुंदर ऋतु में जब मेघ भी बरस रहा है, प्रेम से हृदय प्रेम से परिपूर्ण है और सबके नायक, सबके पति, सबके प्रेमी अपने साथ हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, मोर शोर मचा रहे हैं। ऐसे ऋतु में, ऐसे मौसम में सावन में झूलना सबको बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन को भाता है। तो इस कविता में पद्माकर जी ने श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही मादक चित्रण किया है और माधुर्य गुण का समावेश है तीनों कविताओं में। तो वर्षा ऋतु का बहुत ही मनोहारी चित्रण हुआ है। बिहार बन मंजुल मल्लारन घुमान हूते मान हूते छवि छावनो आदि में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नेह सर सावन में मेह बरस सावन में अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से जो नाद सौंदर्य है उसकी बहुत ही वृद्धि हुई है और नाद सौंदर्य का जो हम पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, बहुत ही प्रभावशाली चित्रण है। भाषा ब्रज भाषा है, साहित्यक है और माधुर्य गुण से भरपूर है। कवित्व छंद है, कवित्व छंद लक्षण के अनुसार है, उसकी जो गति यति है उचित है। तो इस प्रकार हमारे पद्माकर के तीनों कवित्व आज पूरे हुए। तो पद्माकर में समग्रता से ऋतु वर्णन और प्रकृति वर्णन में पद्माकर ने अपनी कल्पनाओं का समावेश किया है। मतलब अपनी कल्पना दृष्टि से, अपनी काल्पनिकता से उन्होंने ऋतुओं का और प्रकृति का वर्णन, बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। सौंदर्य प्रेम का चित्रण भी उन्होंने बहुत ही मार्मिकता से और जीवंतता के साथ किया है। और लाक्षणिक शब्दावली से उन्होंने सभी कवित्वों में सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त किया है। माधुर्य गुण की छटा देखते ही बनती है। अलंकार विधान भी बहुत ही प्रभावशाली है और रस के अनुरूप उन्होंने काव्य गुणों का पूरा निर्वाह किया है। पद्माकर का ब्रज भाषा पर पूरा अधिकार है और इनके ध्वनि चित्र अद्भुत हैं। ठीक है, आगे समझ में। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अब ये तीसरा कविता पढ़ती हूँ मैं। भौरा न को गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुल मल्लार न को गाँव नो लगत है। कहे पद माकर गुमान होते मान होते प्राण होते प्यारो मन भावन लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन हिंडोरन को वृंद छवि छावन लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूलिबो सुहावन लगत है। बहुत ही सुंदर, सरस और मधुर साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण, उनके तीनों कविताओं में माधुर्य गुण समाविष्ट है। मतलब श्रृंगार रस तो है ही और श्रृंगार रस के अनुकूल माधुर्य गुण का भी समावेश हुआ है। तो भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, भौरन मतलब वही भौरे, शब्दार्थ कर देती हूँ मैं पहले। भौरन मने भौरों का, गुंजन मने गुंजार, बिहार मने घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं वो भी भौरे भी, और कुंजन में, कुंजन मतलब वही लता और वृक्षों का समूह जहाँ होता है। मंजुल मने सुंदर, मल्लारन मने मल्हार राग, गावनो लगत है, गाती है महिलाएं। कहे पद्माकर गुमान होते मान हो, तो गुमान हो मने गुमान मने घमंड और मान मने मान, गर्व और मान। प्राण होते प्यारो, प्राणों से भी प्यारा, मन भावनो लगत है। मोरन को शोर, मोरों का शोर, घन घोर घनी आवाज में, चहु और चारों ओर। हिंडोरन को मतलब झूले, वृंद छवि छावनो लगत है, झूलों की छवि या शोभा चारों तरफ छाई रहती है। नेह सर सावन में मेह बरस सावन में, मेह के बरसने में नेह मतलब प्रेम सरसता है, प्रेम भी उत्पन्न होता है। सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है, झूलिबो मने झूलना, सुहावना मने भला लगता है, अच्छा लगता है। तो पद्माकर वर्षा ऋतु का चित्रण करते हुए कह रहे हैं इसमें कि भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, भौरे वन और कुंजों में भौरे भी भ्रमण करते हुए गुंजार कर रहे हैं।
सब नायक नायिका गोप गोपियाँ वो तो सब विहार कर ही रहे हैं वन में, लेकिन भौरे भी वहाँ गुंजार कर रहे हैं। मंजुल मलार न को गाँव नु लगत। और जब भौरे गुंजार करने लगते हैं तो जो सुंदर नारियाँ या नायिका या जो गोपियाँ हैं वे भी सब मल्हार राग गाने लगती है। मतलब गुंजार के साथ साथ लता कुंजों में और झुरमुट में भौरों की गुंजार के साथ साथ वे नारियाँ भी सावन में जो गीत गाए जाते हैं मल्हार के गीत, वो बड़ी ही मधुरता से गाने लगती है, जो कि सभी के मन को भाता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। कहे पद्माकर गुमान हूते मान हूते प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है। वर्षा ऋतु में सभी के प्रियतम अपने घर लौट आते हैं, परदेश में गए हुए होते हैं तो वे सब जो गोपियाँ हैं या नायिका है या सखियाँ हैं वे सभी गुमान हूते मान हूते अपना गर्व और अपना मान छोड़ करके प्राण हूते प्यारो मन भावन लगत, उनको अपने प्राणों से भी प्यारा पति मन भावन लगता है। उस वक्त वो सब मान करना और गुमान करना छोड़ देती है और अपने प्रियतम के साथ भ्रमण करती है, विहार करती है और बहुत ही प्रसन्न होती है और मल्हार राग गाती है। मोरा न को शोर घन घोर चहूँ और ऐसी ऋतु वर्षा ऋतु में मोर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। वर्षा ऋतु के आगमन से पहले ही वह प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। तो जब वर्षा ऋतु होती है तब उनकी क्या स्थिति होती होगी। तो मोरा न को शोर, मोरों का शोर, घनघोर चहूँ और, चारों ओर बहुत ही घनघोर आवाज़ में वो शोर मचा रहे हैं और वो शोर चारों ओर सुनाई दे रहा है। हिंडोरा न को वृंद छवि छाव न लगत है। और ऐसी सुंदर ऋतु में, ऐसी मन भावन ऋतु में हिंडोरन मने झूले, झूलों के झूलों मतलब झूले के झूले चारों ओर बाग बगीचों में लग गए हैं। तो उनकी भी छवि, उनकी भी शोभा बड़ी ही सुंदर चारों तरफ छाई है। मतलब चारों तरफ झूले झूले दिखाई देते हैं और उन झूलों में सभी अपने पति और प्रेमियों के साथ झूलती रहती हैं। नेह सर सावन में मेह बरस सावन है। ऐसे में जब मेह बरसता है, वर्षा होती है, उसी समय उनके हृदय में प्रेम भी सरसता है। मतलब प्रेम भी उत्पन्न होता है, प्रेम भी पल्लवित होता है और प्रेम से सबके हृदय भर जाते हैं। सावन में झूली वो सुहावनो लगत हो। तो ऐसे सुंदर ऋतु में जब मेघ भी बरस रहा है, प्रेम से हृदय प्रेम से परिपूर्ण है और सबके नायक, सबके पति, सबके प्रेमी अपने साथ है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, मोर शोर मचा रहे हैं। ऐसे ऋतु में, ऐसे मौसम में सावन में झूलना सबको बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन को भाता है। तो इस कविता में पद्माकर जी ने श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही मादक चित्रण किया है और माधुर्य गुण का समावेश है तीनों कविताओं में। तो वर्षा ऋतु का बहुत ही मनोहारी चित्रण हुआ है। बिहार बन मंजुल मल्लारन घुमान हूते मान हूते छवि छावनो आदि में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नेह सर सावन में मेह बरस सावन में अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से जो नाद सौंदर्य है उसकी बहुत ही वृद्धि हुई है और नाद सौंदर्य का जो हम पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, बहुत ही प्रभावशाली चित्रण है। भाषा ब्रज भाषा है, साहित्यक है और माधुर्य गुण से भरपूर है। कवित्व छंद है, कवित्व छंद लक्षण के अनुसार है, उसकी जो गति यति है उचित है। तो इस प्रकार हमारे पद्माकर के तीनों कवित्व आज पूरे हुए। तो पद्माकर में समग्रता से ऋतु वर्णन और प्रकृति वर्णन में पद्माकर ने अपनी कल्पनाओं का समावेश किया है। मतलब अपने कल्पना दृष्टि से, अपनी काल्पनिकता से उन्होंने ऋतुओं का और प्रकृति का वर्णन, बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। सौंदर्य प्रेम का चित्रण भी उन्होंने बहुत ही मार्मिकता से और जीवंतता के साथ किया है। और लाक्षणिक शब्दावली से उन्होंने सभी कवित्वों में सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त किया है। माधुर्य गुण की छटा देखते ही बनती है। अलंकार विधान भी बहुत ही प्रभावशाली है और रस के अनुरूप उन्होंने काव्य गुणों का पूरा निर्वाह किया है। पद्माकर का ब्रज भाषा पर पूरा अधिकार है और इनके ध्वनि चित्र अद्भुत हैं। ठीक है, आगे समझ में? आज बस इतना ही। धन्यवाद।